हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग आपका चैप्टर नंबर 5 आपका प्रारंभ कर चुके हैं। प्राकृतिक क्रियाएं हम लोग इनमें देख रहे हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, और आपका उनके विषय में हम लोग आपका बात कर रहे थे कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है। इसी के साथ हमने बहुत सारी चीजों को इसके अंतर्गत देखा, एक एक करके हम लोगों ने इसमें बात किया। तो हमने क्या क्या चीज पढ़ लिया था, हम उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, और एक एक करके हम इनको गौर करके बहुत अच्छे से इन सबको देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, ध्यान दीजिए आप सब। अभी तक हमने इसके अंदर सबसे पहले पढ़ा कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। हमने उनको जानने का प्रयास किया और उनको जाना कि आपकी प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। सबसे पहले तो आपको क्रियाओं के विषय में जानकारी जो है बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि आप किसको क्रिया मानते हैं, क्या है प्राथमिक क्रिया, और प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आपका शामिल है। तो हमने देखा कि प्राथमिक आपका क्रिया के अंतर्गत सारी चीजें आपके जो बच्चों किस पर डिपेंडेबल होती हैं, आपकी जो हमारी आपका प्रकृति है, हमारी प्रकृति के ऊपर ही आपका डिपेंड होती है। क्लियर है। तो बच्चों, ये हमारे प्राथमिक क्रिया है। देखिए, हमने इनको देखा और इनकी हमने एक एक करके आपका बात भी की। फिर हमने आखेटक एवं भोजन जो आपके संग्रहक हैं, हमने उनके विषय में पढ़ा और एक एक करके हमने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका जानने का प्रयास किया और इनको देखा। दूसरा, हम लोग इसमें देख रहे थे कि आखेटक भोजन किस प्रकार रह रहे थे, क्या उनका डिपेंड था, किस प्रकार वो अपना जीवन जो यापन था वो आपका चला रहे थे। और जो कह सकते हैं कि ये जो हमारा है वो कोई आज का नहीं है, ये हमारे प्राचीन काल में ही क्या था, हम लोग ये आखेटक का जो आपकी चीजें थी, भोजन संग्रह था, उस समय से ये चीजें सारी क्या थी आपकी हो रही थी मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको हमने आपका इतना देख चुके थे। फिर हमने बात करी कि कहां कौन सा ऐसा क्षेत्र है विश्व में जहां पर आपका निर्वाह संग्रहण यानी कि ये सारी चीजें हो रही थी। तो विश्व के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको आप लोग इस मैप के माध्यम से अच्छे से आपका देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक एक करके आप इनको देखिए। पूरा आपको विश्व के अंतर्गत जो आपको डार्क रूप में जो आपको दिखाई देगा, ये ऐसे सारे आपके रीजन है जहां पर ये सारी चीजें हैं। क्लियर है, इतना आप देख रहे हैं इसको बहुत अच्छे से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें कुछ और चीज है जिनकी हम लोग बात करेंगे। हमने बात की थी पशुचारण की, कि पशुचारण क्या है। अब देखिए, मानव ऐसा नहीं है कि जो उसकी प्राइमरी चीज है वो सारे लोग ही आपके उस पर डिपेंडेंट हो जाएं। उनको पशुपालन की भी आपका जरूरत होगी, क्योंकि व्यवसाय के साथ साथ एक खाद्य का पार्ट भी बन गई है। आप देखिए, पशुपालन से हमको कितनी चीजें मिलती हैं। जो आपके मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सारे हमके पशुपालन से ही मिलते हैं, और पशुपालन के लिए हमको पशुचारण बहुत आपका जरूरी है। इसको समझिए कि आखेटक पर निर्वाह करने वाले समूह जब किसी महसूस करे कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं हो सकता, तब उन्होंने क्या किया, पशुपालन का जो आपका व्यवसाय था वो उन्होंने आपका शुरू किया। अब देखिए, पशुपालन का जो आपका व्यवसाय अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो हमारे राज्य में वो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या है, वो आपका सीजनल आपका पशुचारण भी होता है। कि जब गर्मी होती है तो जो आपके नीचे से कुछ ऐसी जनजातियां हैं, चाहे वो आपके गुज्जर हों, चाहे आपके बकरवाल हों, चाहे आपके भोटियां हों, और बहुत सारी ऐसी वापी जनजातियां जो क्या करती हैं, नीचे की तरफ से पहाड़ों की तरफ आपका अपना अपना पलायन करती हैं, अपने जानवरों को लेके जाती हैं, वहां आपका चराती हैं। और जैसे ही आपका शीतकाल में बर्फ पड़ना प्रारंभ होता है तो अपने जानवरों को वो फिर पहाड़ से नीचे की ओर ले आती है। क्लियर है। तो इस प्रकार का आपका चलवासी पशु चारण व्यवस्था भी आपको अपने यहाँ आपका देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है। देखिए, तो यही मैं आपको समझा रहा था। और ऐसा नहीं है कि कोई आपका मॉडर्न टेक्निक है बच्चों। ये जो आपकी तकनीक है ये बहुत पुरानी आपकी टेक्नोलॉजी है। कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कि जो आपका पशुचारण व्यवस्था है ये एक आपके प्राचीन काल से शुरू हुई थी। और आप देखेंगे, जब आप पशु पालते हैं तो आपको भोजन, वस्त्र, औजार, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं हम आपके डिपेंडेबल हैं बच्चों। किसके ऊपर हम लोग हैं, तो हम लोग जो हमारे जानवर हैं हम इनको ऊपर ही क्या हैं, आश्रित हैं। और स्थानांतरित जो आपका पशुचारण है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपके क्या थे, जो पशु हैं वो आपका चरने के लिए इसमें आपका जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब देखिए,
ये आपको दिखाई देगा कि चलवासु जो आपके पशुचारण है, ये इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे पहले आपको उन तीनों जो आपके प्रमुख क्षेत्र हैं उनको आपको देखना है। आप देखेंगे सबसे पहले दिखाई देगा उत्तरी अफ्रीका में, ये आपका रीजन है जो आपको दिखाई देगा, जहां पर क्या मिलेगा आपको बच्चों, चलवासी पशुचारण व्यवस्था मिलेगी। फिर अटलांटिक का जो आपका तट है, जो उसका कोस्टल एरिया है, जो आपका अरब प्रायद्वीप है, अरब जो आपको प्रायद्वीप मिलेगा, वहां पर ये सारी व्यवस्था है और ये चीज आपको बहुत आपको देखने के लिए मिलती है। और अगला अगर हम लोग बात करें तो जो आपका मंगोलिया और चीन के बीच जो फैला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी आपको चलवासी पशुचारण व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर हम आगे बात करें, दूसरा क्षेत्र मिलेगा आपको यूरोप तथा एशिया का, जो आपका टुंड्रा प्रदेश है। यूरोप और एशिया में कुछ पार्ट ऐसे हैं बच्चों, जहां पर आप देखेंगे वर्ष के लगभग 8-9 महीने आपकी बर्फ रहती है। फिर बर्फ जैसे ही आपकी पिघल जाती है, तो बर्फ के आपके पिघलने के बाद क्या होता है, वहां घास जमती है, और घास के जमने के बाद क्या होता है, वहां आपके पशुचारण व्यवस्था ये जो सारी स्थिति है वो आपके अनुकूल होती है। और जो वहां के आपके लोग हैं, जो आपका चलवासी पशुचारण व्यवस्था करते हैं, वो लोग अपने जानवरों को लेकर इस स्थान पर आपका पहुंच जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? जबकि अगर हम बात करें आपका तीसरे रीजन की, कि तीसरा क्षेत्र कौन सा होगा, इसमें अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं जो आपका मेडागास्कर द्वीप है, इस क्षेत्र में आप अच्छे से आपका देख पाओगे कि यहाँ पर क्या होती है, आपकी जो चलवासी पशुचारण व्यवस्था है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? इसके बाद जो है आप इसमें देख सकते हैं जो आपका तिब्बत और जो एंडीज जो आपके पर्वतों पर जो आपके कुछ जानवर पाले जाते हैं, और वहां का जो आपका रीजन है, खास कर उत्तरी ध्रुव वाले जो आपके क्षेत्र हैं, उन पर भी क्या होती है, कुछ ऐसी व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है बच्चों? ध्यान देना है इसको आपको अच्छे से। आगे देख सकते हैं कि जो आपके इसमें नए चारागाह की खोज भी करते हैं। अब देखिए, अगर एक ही जगह पर आपका चारागाह वाले जो आपके व्यक्ति हैं, अगर एक ही जगह पर अपने पशु ले जाएंगे, तो वहां का चारागाह जो आपका समाप्त होने की अपनी कगार पे आ जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, नए नए जो आपके चारागाह हैं उनकी खोज करते हैं और पशुओं को कोशिश करते हैं कि समतल भागों पर एवं पर्वतीय क्षेत्रों की जो आपकी लंबी दूरी है वो उनको इसलिए आपकी तय करनी भी पड़ती है। क्लियर है बच्चों? क्या करनी पड़ती है? तय करनी पड़ती है। गर्मी में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर, और शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर आपका प्रवास करना पड़ता है। आप देखिए, सर्दियों में क्या होगा, वो आपका नीचे की तरफ आएंगे, मैदान की तरफ, और जब गर्मी होगी मैदान में तब ये कहाँ जाएंगे, आपका पहाड़ों की तरफ जाएंगे, आपका पर्वतों की तरफ जाएंगे। आप अपने क्षेत्र में जो आपका हिमालय रीजन है आप उसको देख सकते हैं कि आपका हिमाचल प्रदेश में जो आपका बकरवाल जो आपका जनजाति है वो इस प्रकार का काम करती है। उत्तराखंड में जो आपका भोटिया और गुज्जर हैं, इस तरह के काम करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आप इसको बहुत व्यक्तिगत रूप से और आपका व्यवहारिक रूप से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आपने इन सब चीजों को बहुत ही आपने प्रैक्टिकली देखा है। और देखिए, हमारे यहाँ पहाड़ में ये भी है कि जब आपकी बर्फ पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले ही अपने जानवरों के लिए चारा काट लेते हैं और उनको नीचे लाते हैं जहां पर बर्फ पापा कम पड़ती है। और शीत समय ये ऐसा होता है, लेकिन ग्रीष्म काल में हम लोग क्या करते हैं, जब आपकी गर्मी आती, हम जो अपने जानवरों को अपनी छानी वगैरह में, अपने जो स्थान होते हैं खेतों में, उस साइड ले आ लेते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें हमको पापा देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, बताया है कि क्या होता है, आपके हिमालय क्षेत्र में चीजें हमको आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी, चाहे आपका गुज्जर हो, बकरवाल हो, आपका गद्दी हो, भोटिया हो, ये क्या करते हैं, इस तरह का आपका चलवासी जो पशुचारण व्यवस्था है वो ये करते हैं। इस प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में उत्तर से दक्षिण की ओर आपका मूवमेंट होता है, और शीत से उत्तर की ओर क्या होता है, इसमें चलवासी पशुचारण व्यवस्था का भी आपका मूवमेंट होता है। यह आपको इन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? आप कह रहे हैं कि चलवासी पशु आपकी संख्या क्या हो रही है, उनकी घट रही है, यानी कि जितना पहले बड़े मास लेवल में ये सारी चीजें होती थी कि बहुत बड़े आपका मास लेवल जानवर, आपका पशु, चलवासी पशु थे, अब क्या है, अब इतना नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या क्या हो रही है बच्चों, आपका घट रही है। यह आपको ध्यान देना है। क्लियर है?
चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें। अब कह रहे हैं इसकी दो कारण हैं। क्या है इसके दो कारण? सबसे पहले आप देखिए, एक है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। अब हमने आपका पॉलिटिकल आपके बैरियर की जो आपकी सीमा हमने बना दी है, ये उत्तराखंड का राज्य है, यहाँ की सीमा है। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद आता है वाणिज्यिक पशुधन पालन। ठीक, इसको भी देखिए, ये भी आपका चलवासी जैसा ही होता है और इसकी थोड़ी चीजें अलग हैं। अब देखिए आप किस तरह से जो आप कमर्शियल आपका पशुपालन करते हैं उसमें आप वैज्ञानिक ढंग से अपने कृषि फार्म को वो आपका डेवलप करते हैं। जानवरों को जो आप पालते हैं, चाहे गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी आप पालते हैं, उसके लिए अगर आप देखेंगे कि अगर हम लोग आपका विश्व के पर्पस में देखें तो जानवरों को जो पाला जाता है बच्चों, वो आपका दूध के लिए जो उनके मिल्क प्रोडक्ट उनको मिलते हैं, मांस के लिए उनको पालते हैं और उनसे उनकी खाल से आपका चमड़ा मिलता है उसके लिए, और उनके बालों से ऊन मिलती है। यानी कि जानवरों का हम लोग आपका मल्टीपल यूज करते हैं। क्लियर है? और बहुत आपका कमर्शियल लेवल पर, बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर ये चीजें होती हैं। और जितने भी आपके पशु फार्म हैं, इन पर सब आपका वैज्ञानिक आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को पालते हैं और वैज्ञानिक ढंग से ही हम क्या करते हैं, जो इनके प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, हम उसको पैकेजिंग कर आपका डिब्बा बंद करके हम लोग उसको मार्केट में आपका एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं बच्चों। क्लियर है? ये आपको दिखाई देगा और आप इसको देख भी सकते हैं। आगे देखिए, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपका चलवासी पशुचारण व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी। ये रीजन है, देखिए अफ्रीका के रीजन की हम लोगों ने आपका बात की थी। ये है अरब प्रायद्वीप वाला हिस्सा, ये भी हमने देखा। एशिया के कुछ हिस्से की हमने आपका बात भी की थी। ये रहा मेडागास्कर वाला पार्ट, इसको भी हम आपका देख रहे थे। और ये रहा यूरोप और आपका एशिया वाला जो आपका रीजन है, उस रीजन में भी ये सारी चीजें हो रही थी। आप इनको एक बार गौर करके देखिए, कोई चीज समझ नहीं आता है मुझसे पूछिए। देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा मैप देखना बहुत जरूरी होता है और आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देखिए, पढ़िए इसको। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दे रहे हैं? अब देखिए, विश्व में जो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। कह रहे ये ऐसी कंट्री हैं जहां पर आप लोग खुद देखेंगे कि बहुत बड़े मास लेवल पर क्या होता है, ये लोग आपका वाणिज्यिक पशुपालन करते हैं। आप लोग ऑस्ट्रेलिया में देखिए, न्यूजीलैंड में आप देखिए, न्यूजीलैंड में जो है दूध प्रोडक्शन में सबसे ऊपर रहता है पूरे वर्ल्ड में। बहुत छोटी सी कंट्री है बच्चों, लेकिन वहाँ अगर आप देखेंगे जो वहाँ की गाय हैं वो बहुत ज़्यादा आपका दूध देती हैं और उनके मिल्क प्रोडक्ट आप देख लीजिए, चाहे मिल्क की आपकी टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, मक्खन हो, ये सब चीज़ें वहाँ बहुत बड़े मास लेवल पर बनती हैं और दूसरे देशों में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया में देखिए किस प्रकार से गाय पाली जाती हैं, भेड़ पाली जाती हैं और उनसे ऊन और मांस और दूध, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। और आप अगर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में और आपके जो उरुग्वे है और साथ में आपके यूएस में बहुत बड़े घास के मैदान भी हैं, जिनमें क्या होता है, जानवरों के लिए जो उनको प्रॉपर चारा जो आपका चाहिए वो उनको बहुत हेल्दी रूप में आपका नेचुरल तरीके से उनको मिलता है, जो कहीं ना कहीं उनके दूध आपका परसेंटेज को आपका बढ़ाता है। क्लियर है बच्चों? तो एक बार आपका देख लीजिए कि ये सबसे बड़े ऐसी आपकी कंट्री हैं जो आपका बहुत बड़े मास लेवल पर वाणिज्यिक पशुपालन करती है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका। अब देखिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे निर्वाह कृषि की। क्या है बच्चों आपका निर्वाह कृषि? अब धीरे धीरे आप अगर आपका देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल आपका पशुपालन से ही व्यक्ति का जो आपका जीवन है या वही आपका गुजर बसर का आपका एकमात्र तरीका है, नहीं, कृषि भी एक तरीका है। कृषि में अगर हम बात करें तो पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में देखिए, इस प्रकार की कृषि में रहने वाले स्थानीय उत्पादकों का महत्वपूर्ण अथवा लगभग इनका उपयोग करते हैं। क्लियर है? इसको हम क्या करते हैं, दो भागों में आपका इसको वर्गीकृत जो है आपका किया जाता है। हम इसको दो भागों में आपका बांटते हैं। क्लियर है?
ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे देखिए, अगर हम बात करें आपका निर्वाह कृषि की, इसमें दो भाग हैं। एक है आपका आदिम कालीन आपका निर्वाह कृषि, कैसा है, आदिम कालीन आपका निर्वाह कृषि, और दूसरा है स्थानांतरणशील कृषि कार्य। क्लियर है? तो ये दो टाइप जो हैं बच्चों हमको आपका देखने के लिए मिलेंगे। यहां तक ध्यान रहेगा सभी को। ये दो टाइप आपका कौन कौन से हैं हमारे पास, दिख रहे हैं सबको, ध्यान दे रहे हैं? क्लियर है? आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। आप कह रहे हैं कि जितनी भी ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, जो आपकी उष्ण कटिबंधीय जो आपके क्षेत्र है। ज्योग्राफी में जब मैं आपको ग्लोब बनाता हूं तो मैं आपको जो टेम्परेट जोन है, मैं जोन भी आपको समझाता हूं। तो एक बार आप लोग जोन पढ़ लीजिए, क्योंकि शीत आपके कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये सारे शब्द आपको आएंगे। तो ये कहीं आपको जाने अनजाने ना लगे, एक बार आप इनको रिवीजन कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? और प्रॉपर इनका जो अक्षांश है आप इनको एक बार आपका देख लीजिए, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से याद हो जाए। अब देखिए, आदिम जाति के लोग यह कृषि करते थे। कौन सी कृषि? आदिम आपका निर्वाह कृषि की हम लोग आपका बात कर रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है, और आदिम जाति के जो लोग हैं वही क्या करते थे, इस प्रकार की आपका कृषि करते थे। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका में भी है। ठीक है बच्चों? और का उष्ण कटिबंधीय भाग कौन सा पार्ट है बच्चों? अगर हम लोग आप क्लाइमेट के हिसाब से आपकी बात करें, तो जो उष्ण कटिबंधीय वाला पार्ट है उसी में आपका इस प्रकार की खेती हो रही थी। एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी क्या है, आदिम निर्वाह कृषि होती है। क्लियर है? यह आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों। ठीक, चलिए तो इतना देखिए और पढ़िए। कोई चीज समझ नहीं आती है मुझसे जरूर पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक किसी को डाउट, कोई कमेंट किसी प्रकार का? चलिए चलिए बात करते हैं आदिम निर्वाह कृषि की। अच्छा बताइए कि कैसी होती होगी आदिम निर्वाह कृषि? अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आपने इसका नाम सुना है? देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, आदिम निर्वाह कृषि को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी हम लोग बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको जनरली आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप इसको पूरा अच्छे से आपका समझ सकें। क्या होता है, जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं और विश्व में अलग अलग स्थानों पर ये आपको की जाती है, और इसको हम लोग अलग अलग जो आपके नाम हैं उन नाम से इनको जानते हैं। असल में जंगल के किसी एक स्थान को आपका साफ किया जाता है, फिर जितने भी वहाँ पेड़ पौधे आपके वनस्पति होती है उसको सुखाकर आपका जलाया जाता है, और जलाने के बाद जो उसकी राख है वहाँ आपका बच जाती है, और उसी में आपका खेती की जाती है। और इसमें 2-3 फसल लेने के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आपका चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जितनी भी जंगल में निवास करने वाली आपकी जनजाति हैं उनके द्वारा ही क्या होती, ये खेती की जो आपकी पद्धति है, जो पैटर्न है, ये बहुत आपका प्रचलित है। क्लियर है? ये आपको इसमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आइए इसको हम लोग आपका देखते हैं और इस पर अपनी चर्चा करते हैं। आदिम कालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्लियर है? क्या है आपका? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है। आदिम जाति के इन क्षेत्रों में वनस्पति को जलाया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का काम करती है। कह रहे कि जिन वनस्पति को जलाया है, ये जली हुई जो आपकी वनस्पति है काम कैसा करती है, ये आपका जो खाद का काम करती है बच्चों, उर्वरक का काम करती है। इस प्रकार स्थानांतर कृषिशील कार्य कर्तन एवं दहन भी कहलाती है। क्या कहलाती है? हम इसको आपका कीर्तन भी बोलते हैं और आपका दहन भी। क्लियर है? अब देखिए, जब आप किसी स्थान की वनस्पति को आपका जलाएंगे और वहां कृषि करेंगे, तो वैसे ही उसके लोकल आधार पर जो है उसका नामकरण भी हो जाता है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे होते हैं। अब कह रहे कि अगर हम इनकी बात करें, जो इनका एरिया है वो कैसा है, तो आपको पता लगेगा इनके द्वारा जो बोए गए खेत हैं, जो एरिया है वो बहुत छोटा आपको दिखाई देगा। एवं खेत में पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़ा द्वारा किया जाता है।
अगर हम लोग बात करें कि ये किन किन औजारों का आपका प्रयोग करते हैं, तो जितना भी इनका कृषि करने का तरीका है ये सारा पुराना है। ये अपने ट्रेडिशनल जो आपका मेथड है, जो आपका तरीका है, उसी से आपका कृषि करते हैं। चाहे वो आपका लकड़ी इसमें यूज करते हो, लकड़ी का हल वगैरह, जो आपके खुदाली होती है उससे, फावड़े द्वारा, इन सब से ये अपनी खेती करते हैं। कुछ समय पश्चात यानी कि 3 से 5 वर्ष, कोई टाइम निश्चित नहीं है, वो आपका 3 साल भी करते हैं कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा एक जगह पर वो 5 साल आपकी खेती करते हैं। जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, यानी कि जो उसमें आपका फर्टिलाइल है, जो उपजाऊ है, जब तक, उसके बाद ये क्या कर देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। तब आपके कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि को तैयार करते हैं। फिर 3 से 5 साल के बीच कोई और भूमि देखते हैं, उसको साफ करते हैं, वहां की वनस्पति को जलाते हैं, फिर वहां एग्रीकल्चर करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आदिम कालीन निर्वाह कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है आपको देखने के लिए ये आपको मिलेगा। कुछ समय पश्चात कृषि वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर किसी कार्य करने के लिए आ जाती है, और इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम होती जा रही है। क्या हो रही है कि जो आपकी उर्वरकता है वो कैसी हो गई है आपकी बच्चों, कम हो गई है। ठीक है, जिसे झूम का चक्र यानी कि क्या कहते हैं इसे, झूम का चक्र, अलग अलग कर आपके कृषि को आपका तैयार करना होता है, और छोटी जगह होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या करते हैं इनको, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। यानी कि हर देश में हर जगह इनका नाम कैसा है, अलग है। कोई इनको झूम कृषि कहता है, कोई इनको स्थानांतरित कृषि कहता है, कोई इनको आदिमकालीन कृषि कहता है, कोई इनको कृतनिगम दहन कृषि कहता है। तो ये सारे नाम आपके प्रचलित हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए। वो चीज आपको समझना है बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया आप लोगों ने, इतना को पूरा पढ़ा। चलिए अब हम बात करते हैं आदिमकालीन निर्वाह कृषि का, कुछ और भाग इसमें बचा हुआ है। अब देखिए, अगर हम भारत की स्थिति को इसमें देखें, तो भारत के जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं, क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य, उनमें क्या होता है, इसे झूम कृषि कहते हैं। और मध्य अमेरिका और आपके मैक्सिको में इसको मिल्पा, एवं मलेशिया इंडोनेशिया में इसको दालंग कहा जाता है। यानी कि हर देश में लादांग कहा जाता है। क्लियर है, तो इसको हम लोग अलग अलग आपके नामों से भी इसको जानते हैं। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी कि आपको उन क्षेत्रों को देखना है कि विश्व में जहां पर आपका शिफ्टिंग जो है एग्रीकल्चर हो रही है, आदिम निर्वाह कृषि हो रही है, उन सारे क्षेत्रों को आपको ढूंढना है, और आपको अपने नोटबुक में उनको लिखना है। और साथ ही में मेरे प्यारे बच्चों, आपको उनको विश्व के जो आपका मानचित्र है उसमें आपको देखना है सभी को। क्लियर है, एवं वहां इसके किस नाम से पुकारते हैं, यानी कि जब आप उसकी खोज करेंगे तो आपको पता लगेगा वहां का लोकल नेम उसका क्या है। तो ये सब आपको इसमें देखना है। क्लियर है बच्चों, तो ये ऐसे विश्व के क्षेत्र हैं, आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका दक्षिण अमेरिका है। ठीक, इनको देखिए, हर रीजन में आपको दिखाई देगा कि कहां कहां पर इस प्रकार की जो कृषि है वो आपकी हो रही है। देखिए और बताइए बच्चों, देख लिया आप लोगों ने, ध्यान रहेगा बच्चों सभी को। क्लियर है, ये पार्ट है एशिया का। देखिए, जो भारत में अगर मैं बात करूं, तो भारत में आपका विशेषकर जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ना, ये मैं आपको यहां दिखाता हूं। जो भारत में आपका नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, जो आपके पूर्व उत्तर राज्य हैं, उन आपका राज्यों में ही क्या होती है आपकी
ये जो क्षेत्र है इन्हीं में आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। देखिए ये वाला जो आपका रीजन है यहाँ पर, इस वाले रीजन में, इसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आप अगर इसको देखकर प्रॉपर रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। तो ध्यान देना है, हमने क्या क्या पढ़ा आज इसमें। आदिम निर्वाह कृषि के विषय में पूरा हमने पढ़ लिया, ठीक है। निर्वाह कृषि के विषय में हमने पढ़ा क्या होती है, कितने भाग में उसको डिवाइड करते हैं, और फिर हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से विश्व में कहाँ पर वाणिज्यिक जो आपका पशुपालन होता है उसको हमने इसमें देखा। क्लियर है? चलवासी जो आपका पशु चारण है वो कहाँ पर हो रही है इसको हमने देख लिया, ठीक है। और किस तरह से की जाती है इसको हमने देखा, उसके कारणों को हमने पढ़ा, ठीक है। आपके चलवासी पशु क्या होते हैं उनको पढ़ा, पशुचारण क्या होते हैं, किस तरह से आखिर तक अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इस सभी को हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत आपका पढ़ लिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।